नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स को। एक बार फिर से एक वीडियो हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स का कर चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो इस वीडियो में जो करंट अफेयर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। आप चाहें तो यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी स्टेट पीएससी या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना होगा और सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और फिर इसको ज्वाइन कर आपको सभी अपडेट्स हमारे चैनल से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो बिना देर किए इसको ज्वाइन कर लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। पहला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो अब उत्तरी राज्य कौन सा हो गया है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2019 के लिए ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द कौन सा था? ये था संविधान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं औद्योगिक गलियारों के घटकों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो यहाँ पर दिए गए हैं घटक, ये सभी घटक इसमें शामिल हैं। इनके नाम देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। पहला कहा गया है कि उच्च गति परिवहन नेटवर्क, और दूसरा कहा गया है अत्याधुनिक कार्गो अनुकूलित उपकरण के साथ पोर्ट, और फिर है आधुनिक हवाई अड्डे। उसके बाद आता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, और उसके बाद लॉजिस्टिक पार्क, खाद्यान्न केंद्रित औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए नॉलेज पार्क, और पूरक बुनियादी ढांचे जैसे कि टाउनशिप और रियल एस्टेट। और उसके बाद आ जाता है नीतिगत ढांचे का सक्षम करने के साथ साथ अन्य शहरी बुनियादी ढांचों का निर्माण। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। फिर अगला है हमें गलत कथन का चुनाव करना है। पहला जो कथन है उसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने 5 औद्योगिक गलियारा परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है, और जिन्हें राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए हैं। तो ये दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। गलत पूछा गया है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। आगे देख लेते हैं। IRRPL अमेठी उत्तर प्रदेश में स्थित भारतीय सेना के लिए 6,70,000 ये कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन करेगा, और ये भारत और किस देश के बीच में संयुक्त उद्यम है? तो ये है भारत और रूस के बीच में। ठीक है। फिर बात की गई है शांतिलाल शाह समिति की। इसका संबंध है गर्भपात से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमको गलत चुनना है। इसमें कहा गया है यूएसए, रूस और चाइना के साथ के बाद भारत जो है ये चौथा राष्ट्र बन गया है जिसने एसैट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद कहा गया है 2014 में 2226 की तुलना में 2018 में बाघों की जनगणना कितनी हो गई थी? 2967। तो ये बिल्कुल सही है। ये 30% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। दोनों कथन सही है, गलत कोई नहीं। उत्तर डी हो जाएगा। फिर सही हमें चुनना है इसमें से मिशन जो इंद्रधनुष है, इसमें अब तक 680 जिलों में 3.39 करोड़ बच्चे और 87.18 लाख गर्भवती जो महिलाएं हैं उनका टीकाकरण किया गया है। कहा गया है कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर हो गया है, और चीन और यूएसए के बाद तैयार स्टील का ये तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता हो गया है। और तीसरा कथन है कि 2018 में विश्व की वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है बढ़कर 3.5% हो गई है। तो ये तीनों कथन सही है। उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत के तहत पूछा गया है कि जनवरी 2020 तक कितने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए थे? ये किए गए थे ऑप्शन बी 28,005। फिर आता है 2014-15 में 11.95 लाख के मुकाबले 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्रामीण जो आवास योजना है इसके तहत प्रतिवर्ष कितने मकान पूरे हुए हैं? तो ये हुए हैं लगभग 47.33 लाख। ठीक है। फिर आता है कि नवंबर 2019 तक पूछा गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 69.03 लाख। फिर आता है नियमित वेतन और वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं इनको 2011-12 और 2017-18 के बीच में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने नौकरियां इनके लिए सृजित की गई हैं? तो ये की गई हैं लगभग 2.62 करोड़। फिर अगला प्रश्न है हमारा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय से 4 से बढ़कर 2014-15 और 2019-20 के बीच कितना हो गया है? तो ये हो गया है लगभग 4.7%। फिर आता है कि स्वच्छता संबंधी व्यवहार में बदलाव लाने के लिए
तथा ठोस और तरल कचरा पदार्थ जो है तरल कचरा प्रबंधन की पहुंच बढ़ाने पर जोर देने के उद्देश्य से एक 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति शुरू की गई है। इसका कार्यकाल पूछा गया है 2019 से 2029 के बीच में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर सही कथन का चुनाव करना है। कहा गया है 2017-18 में पिछले 6 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, ये औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 5.06% रही है। और 2011-12 के मूल्यों पर 2017-18 में जीवीए में विनिर्माण और कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 8.83% और 10.66% रही है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरे में कहा गया है केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक जो सेवाएं हैं, सामाजिक सेवाएं कौन सी होती हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और इस तरह की सभी सेवाएं पर जो जीडीपी के अनुपात के रूप में 2014-15 में 6.2% से बढ़कर 2019-20 में कितना हो गया? 7.7%। ये भी सही है। उसके बाद मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2017 में 130 थी और 2018 में 129 थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे देख लेते हैं। सही का चुनाव करना है हमको। फिर से कहा गया है भारत ने यूएनसीसीडी के तहत COP 14 की मेजबानी की है और इसमें दिल्ली घोषणा भूमि में निवेश और अवसरों को खोलना अपनाया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। फिर कहा गया कृषि वानिकी और मछली पालन जो है इस क्षेत्र में 2019-20 के बेसिक मूल्यों पर जीवीए में 2.8% की वृद्धि हुई है, वृद्धि का अनुमान है। ये भी कथन सही है। उसके बाद कृषि में मशीनीकरण का जो स्तर है इसका स्तर कम होने से कृषि उत्पादकता में बाधा आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहा गया भारत में कृषि का मशीनीकरण 40% है और चीन में 59.5% है और ब्राजील में लगभग 75% से काफ़ी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही कथन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि बाहरी ऋण जो है इसमें कहा गया है सितंबर 2019 के अंत में ये जीडीपी का 20.1% के निचले स्तर पर रहा। और उसके बाद दूसरा कथन है कि 2014-15 से गिरावट के बाद भारत की जो बाहरी देनदारियां हैं यानी कि ऋण और इक्विटी ये जून 2019 के अंत में जीडीपी की तुलना में बढ़ी है और ऐसा एफडीआई पोर्टफोलियो के प्रवाह की वजह से हुआ है तथा बाहरी जो वाणिज्यिक उधारियां हैं उनमें भी वृद्धि के कारण हुआ है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें हम कहा गया है कि भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार देश कौन से हैं? अमेरिका, चीन, यूएई, सऊदी अरब और हांगकांग। बिल्कुल सही है। शीर्ष निर्यात मदें कौन सी हैं भारत की? यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, औषधियों के नुस्खे और जैविक, उसके बाद स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातु। ये भी सही है। और 2019-20 के बीच में कहा गया है सबसे बड़े निर्यात स्थल अमेरिका, फिर यूएई और चीन और हांगकांग रहे। ये कथन भी सही है। शीर्ष आयात मदें हैं कच्चा पेट्रोलियम, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, कोक और ब्रिक। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है भारत का सर्वाधिक आयात चीन से करना जारी रहेगा। उसके बाद अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब का स्थान है। तो ये कथन हमारे सारे सही हैं बिल्कुल। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 और 5। फिर आता है ये सर्वेक्षण लिखा है, ये आर्थिक सर्वे की बात हो रही है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 की। इसमें कहा गया है थैलीनॉमिक्स। ये क्या है? शाकाहारी थाली के मामले में खाद्य मूल्य में कमी होने से औसत परिवार का जो औसतन लगभग 11,000 रुपये का लाभ हुआ है। जो परिवार औसतन 2 मांसाहारी थाली खाता है उसे समान अवधि के दौरान लगभग 12,000 रुपये का लाभ होता है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बात आती है, फिर से इसी आर्थिक सर्वे की बात हो रही है। इसमें कहा गया केंद्रीय उपक्रमों के विनिवेश का सुझाव किस लिए दिया गया है? तो इससे क्या होगा? अधिक लाभ के लिए, दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, व्यवसायवाद को बढ़ाने के लिए सभी होंगे। उत्तर डी हो जाएगा। फिर आता है इसमें वो गलत कथन का चुनाव करना है। विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता जो रैंकिंग है इसमें भारत 2014 में जहाँ 142वें पर था वहाँ 2019 में 63वें पोजीशन पे पहुँच गया है। ये सही बात है। उसके बाद कहा गया है देश के जो बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों में जहाज़ों से माल ढुलाई का काम 2010-11 में जहाँ 4.67 दिन में होता था वहीं 2018-19 में कितने दिन लगते हैं? करीब 2.48 हो गया है। और समीक्षा में कहा गया है कि 2018 में भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 50 वर्ष होंगे। तो गलत बताना है, 50 वर्ष नहीं होंगे। कितने वर्ष होंगे ये आपको बताना होगा कमेंट करके। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें फिर से हमको गलत का चुनाव करना है। कहा गया है डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन यानी कि CDRI जो देशों के और संयुक्त राष्ट्र यूएन एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र और शैक्षिक संस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। इसका उद्देश्य क्या है? आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहा गया है कि इसका उद्देश्य है बुनियादी ढांचा जोखिम प्रबंधन, मानकों, वित्त पोषण, पुनर्प्राप्ति तंत्र के क्षेत्र में अनुसंधान और ज्ञान को साझाकरण को बढ़ावा देना। ये भी सही है। और इसका प्रमोशन जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने सितंबर 2019 में यूएन के जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में किया था। तीनों ही कथन सही है, कोई भी गलत नहीं होगा। उत्तर डी हो जाएगा।
आगे देखते हैं, नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से पूछा गया है कि देश में एलपीजी कवरेज लगभग कितना हो गया है, तो लगभग 97% हो गया है। फिर आता है कि बजट 2020-21 के बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं बार बार बजट 2020-21 मेंशन नहीं करूंगी। तो इसमें कहा गया है कि दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता किस वर्ष तक दुगनी करने का लक्ष्य है, तो ये 2025 तक दोगुनी करने का लक्ष्य है। फिर कहा गया है कि किस वर्ष तक मत्स्य उत्पादन 200 लाख टन करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो ये रखा गया है 2022-23 तक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीपीसीएस में। फिर बजट 2020-21 के ही अनुसार पूछा गया है कितने स्मार्ट सिटी और बनेंगे, तो ये बनेंगे इनमें से कोई भी नहीं, इसका उत्तर होगा 5। ठीक है, 5 यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखते हैं, इसमें कहा गया है किस सेक्टर के लिए 16 सूत्रीय एक्शन प्लान का ऐलान किया गया है, तो ये किया गया है कृषि के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। फिर बात की गई निर्विक योजना, निर्विक जो है इसका संबंध है निर्यात से, ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आता है कि भाषण में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने किस कवि का जिक्र किया था और कहा है कि एक अच्छे देश के लिए 5 ज़रूरी चीज़ें होती हैं, एक बीमारी ना हो, समृद्धि हो और अच्छी फसल हो, जीना आसान हो और सुरक्षा हो, तो ये है तमिल कवि तिरुवल्लुवर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फिर कहा गया है कि सरकार ने भारतीय विरासत और संरक्षण की प्रतिस्थापना का प्रस्ताव रखा है और पुरातत्व स्थलों की निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में ऑनसाइट संग्रहालयों की 7 आइकॉनिक साइटों के रूप में विकसित किए जाने की बात कही है। हरियाणा, यूपी, गुजरात, तमिलनाडु, असम, ये 5 ही जगह होगा। उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि औसत परिवार अब जीएसटी को की जो कम दरों के कारण उसके मासिक व्यय पर करीब कितना प्रतिशत बचत हो सकेगी, तो ये हो सकेगी लगभग 4% की। फिर हमें सही कथन देखना है, भारत अब दुनिया का 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है, 9वीं नहीं 5वीं हो गया है। ठीक है, ये 5वीं हो गया है, 9वीं नहीं, गलत हो जाएगा। फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है 2014 से 19 के दौरान यूएस डॉलर्स 190 बिलियन से 2009 से 14 में 284 बिलियन डॉलर के स्तर तक बढ़ गया है, तो यहाँ पर ये कथन बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि केंद्र सरकार का कर्ज मार्च 2014 में जीडीपी का लगभग 52.2% था और ये घटकर मार्च 2019 में 48.7% हो गए, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कहा गया है कि किस विषय पर आधारित है, तो जो विषय है वो है महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और समाज का संरक्षण। फिर ग्रीन इंडिया, ग्रीन इंडिया नहीं है, ये टॉप 3 होंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें कहा गया भारत सरकार ने पानी की समस्या से जूझ रहे कितने जिलों के लिए व्यापक उपाय करने की बात कही है, तो ये 100 जिलों की बात कही है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद धन लक्ष्मी का उल्लेख किसके लिए किया गया है, किसान, महिला, युवा, इन सभी के लिए नहीं किया गया है, महिला के लिए किया गया है केवल। उसके बाद कृषि का सहयोग देने के लिए बजट में कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं, तो कृषि रेल शुरू की गई है और कृषि उड़ान शुरू की गई है, इसलिए बी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। उसके बाद कहा गया है बजट में जो वर्णित है 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, इसका समर्थन कौन करेगा, इसका समर्थन बागवानी और निर्यात दोनों के लिए होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर भी ए बी दोनों होंगे। फिर आता है कि बजट के अनुसार भारत सरकार ने मवेशियों के खुर और मुंह में जो होने वाली बीमारी है जिसका क्या नाम है ब्रूसिलोसिस, ठीक है, तथा भेड़ और बकरियों को जो लेने वाले पेसिटेपेटिस रूमिनेंट यानी कि पीपीआर नामक बीमारी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो ये लक्ष्य रखा है 2025 तक। फिर इसमें कहा गया है राष्ट्रीय तकनीकी टेक्सटाइल मिशन जो 2020-21 से 2023-24 तक 4 साल की कार्यान्वयन अवधि के साथ प्रस्तावित है। ठीक है, इसका अनुमानित परिव्यय कितना है, तो इसका अनुमानित जो परिव्यय है वो है 1480 करोड़। फिर आता है कि एक नया जनजातीय संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा रांची में, यानी कि झारखंड आंसर सही हो जाएगा। फिर इसमें बात की गई है भारतीय संस्थान विरासत और संरक्षण किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा, ये संस्कृति मंत्रालय के तहत किया जाएगा। उसके बाद आता है सीडीआरआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, सीडीआरआई का फुल फॉर्म क्या है ये सुन लीजिए, सीडीआरआई का फुल फॉर्म है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और नई दिल्ली ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी हो जाएगा। उसके बाद बात की गई है भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान का कार्यान्वयन कब से शुरू होगा, तो ये शुरू होगा 1 जून 2021 से। ठीक है, उसके बाद बात की गई है शिक्षा क्षेत्र के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है, तो ये किया गया है 99,300 करोड़। उसके बाद अगले प्रश्न में देख लेते हैं कौन सा कर भारत सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त करवाता है, तो ये आसान प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, ये निगम कर होगा। फिर आता है कि बढ़ते क्रम में हमें सब्सिडी की व्यवस्था के हिसाब से इसको लगाना है,
बढ़ते क्रम में। तो जो सही क्रम है वो 3, 2, 1 है। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा पेट्रोलियम, फिर उर्वरक, फिर खाद्य। उसके बाद जीडीपी के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्था करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 2, 1 फिर से। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है कौन सा हमेशा सही होता है। जो हमेशा सही होता है वो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, यानी कि बजट घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा अधिक होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हमेशा सही होता है, ऐसी कंडीशन ये हमेशा सही होती है। फिर इसमें कहा गया है 2006 से 16 के दौरान लगभग कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, तो 271 मिलियन। ठीक है, और केंद्र सरकार का कर्ज घटकर जीडीपी के कितने प्रतिशत हो गया है, तो ये हो गया है, अभी हमने एक क्वेश्चन में इसको देखा था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो 48.7% हो गया है। उसके बाद बात की गई है कि यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, ये किया जाएगा चैरिटी के लिए। ठीक है, फिर इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया 1 लाख की जगह अब कितने रुपए तक की बैंक जमा को बीमा सुरक्षा दी जाएगी, तो कितने को दी जाएगी, ये दी जाएगी 5 लाख को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर किसानों की आय किस वर्ष तक दोगुनी करनी है, ये तो आपको पक्का पता होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2022 तक। अब हमें सही कथन को चुनना है। पीएम जो कुसुम योजना है, इसने केरोसिन और सोलर पंप की निर्भरता को दूर किया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद 2015 से 19 में एफडीआई का प्रवाह 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। खराब होने वाला माल के लिए एक सहज राष्ट्रीय कोल्ड सप्लाई चेन का निर्माण करने के लिए भारतीय रेलवे पीपीपी मॉडल के माध्यम से किसान रेल को स्थापना करने का प्रयास कर रहा है, ताकि जल्द खराब होने वाली जो सामान है उनको सही समय पर पहुंचाया जा सके। ये भी बिल्कुल सही है। और कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये सारे कथन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखते हैं बजट के ही बारे में, फिर से प्रश्न है। इसमें कहा गया है 112 जो आकांक्षात्मक जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पीएमजेएवाई के लिए कोई निजी अस्पताल नहीं है। वहाँ व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के माध्यम से जिला अस्पताल के बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल होगा। उसके बाद कहा गया टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान जो है, ये तपेदिक उन्मूलन के इसका लक्ष्य क्या है, 2025 तो इसको प्राप्त कर लेना है। उसके बाद केंद्र सरकार का ऋण घटकर जीडीपी के 48.7% तक पर आ गया है, जो मार्च 2014 में 52.2% था। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी। आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है जो एमएसएमईज हैं इनको ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को 1 करोड़ को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 करोड़ कर दिया गया है। और गिफ्ट सिटी एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया गया है यहाँ पर, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात में गिफ्ट सिटी। उसके निर्विक योजना ये भी हम देख चुके हैं, आयातक से नहीं निर्यातकों से संबंधित है, निर्यातकों के लिए बीमा कवर करेगी। और स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारतीय उच्च शिक्षा केंद्रों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति जो प्राप्त करने वाले विदेशी उम्मीदवारों को बेंचमार्किंग के लिए एशियाई और अफ्रीकी देशों में एक इंडसैट परीक्षा जो है वो प्रस्तावित की गई है। तो यहाँ पर कथन हमने देख लिया है, पहला और चौथा सही है। ठीक है, दूसरे तीसरे गलत है। इसमें देखना है सबसे अधिक आवंटन वाले शीर्ष 13 मंत्रालयों में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि किसकी हुई है, ये हुई है संचार मंत्रालय की। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है। इसमें कहा गया है जीवन शैली संबंधी विकारों और गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फिट इंडिया आंदोलन शुरू किया। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में नई घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर को जो दर है वो 15% प्रस्तावित कर दी गई। पैन कार्ड को आधार विवरण के आधार पर तुरंत जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों कथन हमारे सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर आता है कि विवाद से विश्वास योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मुकदमेबाजी जो है वो कम हो जाए। उसके बाद कहा गया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करेगी। और कृषि उड़ान योजना जो है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी। तीनों कथन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आता है कि इनमें से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है, तो लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जो नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है इसके कल्याण के लिए कितना धन आवंटित किया गया है, तो इसके कल्याण के लिए किया गया है 5958 करोड़। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अब आप ये बताइए मुझे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस तारीख से ये केंद्र शासित प्रदेश बने थे, वो तारीख कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, इसको कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता हो तो। फिर हमको देखना है कि
ट्रक के लिए टर्न अराउंड समय में 20% की कमी आई है। उसके बाद कहा गया है कि 2006 से 16 के बीच में लगभग 271 मिलियन लोग गरीबी से बाहर हुए, ये भी हम देख चुके हैं, बिल्कुल सही है। फिर कहा गया है 2 वर्षों में जीएसटी में 60 लाख से अधिक नए करदाता जोड़ गए हैं। ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बात की गई है कस्तूरी मंजुल की, इसका संबंध है हल्दी से, ठीक है, कस्तूरी मंजुल हल्दी से संबंधित है। उसके बाद हम देखते हैं कि तिरुवल्लार केरल में जीसस क्राइस्ट या यीशु मसीह की एक त्रिधातु की मूर्ति कला ने यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम की जो विश्व रिकॉर्ड की पुस्तक में प्रवेश कर लिया है और मूर्ति को जस्ता, तांबा और वेलुथियम की मिश्र धातु के साथ बनाया गया है। उसके बाद कहा गया है जो ये वेलुथियम है ये टिन और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा, ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर आता है जेबेल अली, ये किससे संबंधित है? ये नई प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। कहाँ पर पाया गया है? ये पाया गया है दुबई में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं तिशरीन क्रांति। तिशरीन क्रांति ये इराक में 16 साल के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर हम देखते हैं हमको इसमें सही का चुनाव करना है। इसरो ने नैनो सैटेलाइट विकास के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्नति, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो शुरू किया है, बिल्कुल सही बात है। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम चेंज हो गया है, ये आपको पता होगा क्या नाम होगा, इसको भी कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका नया नाम। इसके द्वारा ध्रुव नाम का प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य जो भी प्रतिभावान छात्र हैं उनको पूरी क्षमता का एहसास कराना और इसके लिए समाज में योगदान देना। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा देख लेते हैं, कहा गया इसरो ने 2019 में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम और युवा विज्ञानी कार्यक्रम नामक स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किए थे और इनका उद्देश्य क्या है कि मुख्य रूप से जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अपनी रुचि जगाने के इरादे से जो युवा बच्चे हैं वो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान कर सके, प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है, उत्तर हो जाएगा सी। फिर हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। कहा गया है ये एक ऐसा सिस्टम है कि समस्या समाधान के लिए सॉफ्टवेयर या मशीनों के माध्यम से बाहरी डेटा को सीखने या व्याख्या करने की क्षमता है। बिल्कुल सही बात है। ये मनुष्यों के विपरीत एआई आधारित सिस्टम अपने पर्यावरण से नहीं सीख सकता। देखिए अभी तक तो नहीं सीख सकता, सीखने लगे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल हमारे दोनों आंसर्स ये सही हो जाएंगे स्टेटमेंट्स। फिर हमको गलत का चुनाव करना है। कहा गया है 1983 से 92 को विकलांगों के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में देखा गया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया है भारत ने विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए एक समान ब्रेल संहिता को अपनाया, ये भी सही है। और भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को विकलांगों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन की शर्तों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया था। यहाँ कोई भी गलत नहीं है, उत्तर डी हो जाएगा, सभी सही हैं। फिर हमको देखना है निष्ठा, ये प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है सुन लीजिए, ये है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये जो निष्ठा है ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा कार्यक्रम है, तो ये निष्ठा होगा इसका आंसर। इसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना और सुसज्जित करना। तो निष्ठा दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। फिर से रिपीट हुआ है, बिल्कुल सही बात लिखी है। उसके बाद कहा गया है शगुन, ये स्कूली शिक्षा के लिए दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत ऑनलाइन इंजेक्शन में से एक है और इसमें लगभग 1200 केवीसी और 600 नवोदय विद्यालय और लगभग 20,000 सीबीएसई से संबंध अन्य स्कूल एकीकृत किए गए हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर हमको गलत का चुनाव करना है। कहा गया है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, सही बात है। फिर ये जो रिपोर्ट है उन खतरों को बताता है, 2019 की रिपोर्ट उन खतरों को बताता है जो भविष्य में भू राजनैतिक, भू आर्थिक तनावों से लेकर पर्यावरणीय गिरावट और जो चौथी औद्योगिक क्रांति है इसके विघटन तक होंगे। उसके बाद इस मंच के द्वारा WEF जो है इसके द्वारा आयोजित वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण के परिणाम को प्रस्तुत करती है। तो ये तीनों कथन सही है, कोई भी गलत नहीं होगा, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर हमको सही का चुनाव करना है। भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा है, देखिए अब तो फाइनलाइज हो गया है लेकिन ये मसौदे में की बात हो रही है। इसमें कहा इसका उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है इसको 2035 तक कम से कम 50% तक बढ़ाना, सही बात है। उसके बाद कहा गया है GR सिर्फ वर्तमान में 26.3% है और वैश्विक औसत का ये 36.7% से कम है, जो वैश्विक है उससे कम है ये, ठीक है। और यूनेस्को के अनुसार सकल नामांकन अनुपात शिक्षा के एक विशिष्ट स्तर के देश में कुल नामांकन उम्र की परवाह किए बिना
आधिकारिक स्तर पर शिक्षा के इस स्तर के अनुरूप जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये भी सही है। उसके बाद भारत सरकार ने कहा गया है कि 2024 तक सकल नामांकन अनुपात को 40% तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर ये सभी कथन हमारे सही हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं कि राजस्थान का जो झुंझुनू है, यहाँ पर पोषण अभियान 2018 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से शुरू किया गया था पोषण अभियान 2018 में, झुंझुनू में किया गया था राजस्थान के। और इसमें एक बहुमंत्रीय अभिसरण मिशन है ये, जिसमें क्रमशः स्टंटिंग, अल्प पोषण, अनीमिया और जन्म के समय ये 2% ये दरें दी गई हैं। प्रतिवर्ष की दर से 2022 तक कम किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें किस हिसाब से परसेंटेज दिया गया है कम करने का। और उसके बाद कहा गया है, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर 2% एक एक्स्ट्रा हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो है, भारत और यूनिसेफ ने जनवरी 2018 में संयुक्त रूप से कंट्री प्रोग्राम 2018-2022 पर हस्ताक्षर किए। और यूनिसेफ पोषण अभियान के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय को जो है वो तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। ये भी बिल्कुल सही है। कहा गया कुल बजट का 50% जो है ये विश्व बैंक या अन्य जो बहुपक्षीय विकास बैंक हैं इनसे आता है, और शेष 50% जो है वो केंद्र के बजटीय समर्थन के माध्यम से आएगा। ये भी बिल्कुल सही है। और सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। 2020 के लिए इसका विषय क्या था? पूरक आहार। सभी कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखते हैं कि गैर संचारी जो रोग होते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा मौतें हृदय संबंधी बीमारियों से होती हैं, और उसके बाद कैंसर, सांस की बीमारियां और मधुमेह शामिल है। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया है जो एकीकृत बाल विकास सेवा है यानी ICDS, ये योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी। इसका नाम बदलकर आंगनबाड़ी सेवा कर दिया गया है और महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आ गई है। इसका उद्देश्य क्या है? 0 से 6 साल तक के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं इनको पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। फिर आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये केंद्रीकृत प्रायोजित योजना है और इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया है। और ये एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार देश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। तो ये तीनों अभी तक कथन हमारे सही हैं, इनको देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है मिड डे मील योजना। ये कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक की बच्चों को दी जाती है मिड डे मील, और इसमें 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चा जो स्कूल में दाखिला लेते हैं उनके लिए है। और अवकाश को छोड़कर हर दिन ये गर्म पकाया हुआ भोजन खाते हैं। और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आती है। ये सभी सही है, उत्तर सी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की बात कही गई है। उसमें कहा गया है 2025 तक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च GDP के कितना % हो जाएगा? 2.5% तक। और जननी सुरक्षा योजना जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। और इस योजना को 2005 में शुरू किया गया था। ये 100% केंद्र प्रायोजित है और ये डिलीवरी और डिलीवरी के बाद की देखभाल के साथ नकद सहायता भी प्रदान करती है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ इसको लागू किया गया है। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों कथन सही हैं, उत्तर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब बात की गई है कौन कौन स्वास्थ्य से संबंधित है। तो कौन कौन स्वास्थ्य से संबंधित है? अनमोल, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य खाका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टार और रोशनी। तो रोशनी नहीं संबंधित है स्वास्थ्य से, बाकी ये तीनों ही संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है डिजी गांव। किस मंत्रालय की एक पहल है? डिजी गांव पहल है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर विदेशों में सबसे ज्यादा भारतीय किस देश में है? ये है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में। गलत का चुनाव करना है। कहा गया है जो UN पर्यावरण कार्यक्रम है UNEP के तत्वाधान में जो कार्य है ये UNEP है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान के तहत जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियां जो हैं इसके संरक्षण पर कन्वेंशन के 13वें सम्मेलन यानी 13वां जो COP है इसका आयोजन 15 से 22 फरवरी 2020 के दौरान भारत के गुजरात के गांधीनगर में किया गया। और इसका शुभांकर क्या था? गिबी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो यहाँ पर गलत पूछा है, दोनों में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों सही हैं क्योंकि। फिर आता है मुक्तोश्री। मुक्तोश्री क्या है? ये एक चावल का प्रकार है। उसके बाद गलत का चुनाव करना है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक यानी MPE, इसमें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। गाजियाबाद ने
हाल ही में ऑटो चालकों की पहचान को सत्यापित करने के लिए ऑपरेशन नाकई नामक पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये गाजियाबाद में शुरू की गई है, इसलिए पता होना चाहिए। फिर कहा गया है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ये के रामकृष्ण राव की आत्मकथा है। उसके बाद कथन है कि ब्राजील के ने हाथियों का शिकार करने के लिए लाइसेंस की नीलामी की है ताकि मानव पशु संघर्ष से निपटा जा सके। तो ये ऐसा ब्राजील ने नहीं, बोत्सवाना ने किया है। कौन सा देश ने किया है? बोत्सवाना ने। तो यहाँ पर गलत पूछा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि केवल चौथा गलत है। उसके बाद सही का चुनाव करना है। ई गवर्नेंस पर जो 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन था, ये मुंबई में 7-8 फरवरी 2020 के बीच में हुआ था और ये 10 सूत्रीय मुंबई घोषणा आयोजन के दौरान सर्वसम्मति से अपनाया गया था। उसके बाद कहा गया है आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है APPCB ने बोर्ड के रियल टाइम प्रदूषण निगरानी प्रणाली की परियोजना के लिए ई गवर्नेंस 2019-20 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया है इस सम्मेलन में कि 6 उपविषयों में शामिल है। ये जो 6 उपविषय हैं इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब सही है। फिर आता है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इसके तहत जरूरतमंद जो परिवार है उनको 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी और इसको शुरू किया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। फिर आता है साइबर सुरक्षा परियोजना डेफचा। इसका संबंध है साइबर सुरक्षा परियोजना का ईरान से। ठीक है, उसके बाद आता है किस देश ने भारतीय पर्यटकों सहित क्षेत्रीय पर्यटकों के लिए स्थायी विकास शुल्क पेश किया है? तो ये भूटान के ने शुल्क पेश किया है। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए भूटान के द्वारा ऐसा किया गया है। उसके बाद उत्तर से दक्षिण तक के शहरों को हमें व्यवस्थित करना है। पहले हमको पहचानने हैं शहर। जो 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था, इसकी मेजबानी की थी चेन्नई ने। उसके बाद भारत का प्रमुख द्विवार्षिक रक्षा जो प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो हुई थी, लखनऊ में हुई थी और 12 साल के अंतराल के बाद 22वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो की मेजबानी कोची में हुई थी। तो 312 हो जाएगा ये इसका सही आंसर। उसके बाद आता है नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए जन सेवक योजना। ये शुरू की गई थी कर्नाटक सरकार के द्वारा। उसके बाद अकादमी पुरस्कार के 92 साल के इतिहास में सबसे अच्छी मूवी का खिताब जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म कौन सी है? तो ये है पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट इसका ऑप्शन होगा सही, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गलत का चुनाव करना है। सार्वजनिक उपक्रम विभाग DPE, ये भारत की उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय जो भारत सरकार हर साल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों यानी CPSEs जो होते हैं के प्रदर्शन पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सर्वेक्षण को सामने लाती है। ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद कहा गया है कि जो सर्वेक्षण 2018-19 है, इसके अनुसार 31 मार्च 2019 तक कुल 348 CPSE थे, जिनमें से 249 चालू थे और शेष 86 निर्माणाधीन थे और 13 जो थे इनको बंद या इनका परिसमापन कर दिया गया या परिसमापन के पास थे। उसके बाद कहा गया ONGC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन NTPC 2018-19 में शीर्ष 3 लाभदायक सार्वजनिक उपक्रम थे, जबकि जो BSNL, एयर इंडिया, MTNL थे ये लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक नुकसान में थे। तो ये तीनों कथन यहाँ पर सही है, कोई भी गलत नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आता है हमारा कि एक उपकरण के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हरे सुरक्षित टिकाऊ खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वो कौन सा मंत्रालय है जिसने कोयला खानों की स्टार रेटिंग के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? और इस वेब पोर्टल पर एक अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र के माध्यम से जो प्राप्त स्टार रेटिंग के आधार पर देश में उच्चतम स्कोरिंग खानों को एक सार्वजनिक समारोह में सम्मानित भी किया जाएगा। तो वो कौन सा मंत्रालय है? कोयला मंत्रालय। ठीक है, भारत का पहला कचरा कैफे कहाँ है? तो भारत का जो पहला कचरा कैफे है ये किस शहर में है? ये है, ऑप्शन होगा इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सही आंसर यहां पर नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर होगा अंबिकापुर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में नहीं है, उत्तर डी हो जाएगा करेक्ट। फिर आता है स्टेट्स ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की तीसरा पूछा गया है यहाँ पर, तो तीसरी है उत्तराखंड में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया इनोवेशन इंडेक्स 2019 नामक जो रिपोर्ट है नीति आयोग ने गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर शुरू किया है और बड़े राज्यों में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है तथा झारखंड अंतिम स्थान पर और उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है इसमें। उसके बाद कहा गया है जो उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य हैं इनमें नवाचार के संबंध में सिक्किम का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है और केंद्र शासित क्षेत्रों और शहरी राज्यों छोटे राज्यों की श्रेणी में दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ये सभी कथन सही है, उत्तर हो जाएगा सी।
फिर हमको गलत कथन का चुनाव करना है। कहा गया है नीति आयोग द्वारा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक को विकसित किया गया है। सही बात है ये। उसके बाद कहा गया है इसमें 30 महत्वपूर्ण संकेतक हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वितरण का आकलन करते हैं, और इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश जो है वो अंतिम स्थान पर है और केरल शीर्ष पर। यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है, उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। फिर हम देखते हैं इसमें गलत का चुनाव करना है हमको। फिर से कहा गया 24 सितंबर 2019 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में छठे भारत जल सप्ताह का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया था। उसके बाद कहा गया इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ओर से किया गया था। फिर ये जो जल संबंधी मामलों पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और जल सप्ताह का विषय क्या था? जल सहयोग 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटना। तीनों कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है, उत्तर डी हो जाएगा। फिर 20वीं पशुगणना के हिसाब से पूछा गया है। पहले में कहा गया है आंकड़ों के अनुसार जो जारी किए गए हैं, वर्तमान पशुधन आबादी गणना 2012 की तुलना में 4.6% बढ़कर 535.78 मिलियन के स्तर पर पहुंच गई है। उसके बाद कहा गया है इसके हिसाब से ये क्रम में 20वीं है, क्वेश्चन में ये 20वीं दिया हुआ है इसलिए कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर। उसके बाद कहा गया इस गणना की सबसे विशेष बात यह है कि पहली बार पूरे देश में ये गणना कागज़ पर ना होकर बल्कि टैबलेट के माध्यम से की गई है, ऑनलाइन की गई है, ये भी सही है। उसके बाद कुल जो पशुधन के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य हैं उनमें यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार है। तीनों कथन बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम देखते हैं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कब से कब तक 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की राष्ट्रीय उद्घाटन किया गया। ये हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा क्राइम इन इंडिया 2017 की जो रिपोर्ट है, इसके अनुसार एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहां पर भ्रष्टाचार संबंधी एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है? तो वो कौन सा है? वो है सिक्किम। उसके बाद कहा गया है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इसमें भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा रेलवे स्टेशनों के स्वच्छता जो मानदंड है इनका आकलन करके तैयार किया गया है, और इसके अनुसार तीसरी रैंकिंग किसको मिली है? तो तीसरी रैंकिंग मिली है यहाँ पर दुर्गापुर को। ठीक है, आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है किस शहर में विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बनेगा? तो ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा भावनगर, गुजरात में, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके साथ हमारा कंप्लीट हुआ ये टेस्ट। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।